हेलो दोस्तों, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने वही सीरीज लेकर एसएससी जीडी एग्ज़ाम का। देखिए दोस्तों, एसएससी ने अपना नोटिस डाल दिया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। आपका जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब कब है? कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स कहिया है? देखिए 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7, 10, 11, 12, 13 को है, फिर 17 को है, फिर 18, 19 को लगातार है, 20, 21 तक लगातार है, उसके बाद 25 फरवरी तक है 2025 का। अब डेट एकदम क्लियर हो चुका है। आप लोग तैयारी फुल फ्लेज में स्टार्ट कर दीजिए। एकदम जितना दम लगा सकते हैं लगाइए। आपके पास देखिए एक ही महीना बचा है बस जनवरी का, क्योंकि 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो अब रेगुलर बस क्या करिए, नया कुछ मत पढ़िए, रेगुलर रिवीजन करिए। ठीक है, रेगुलर रिवीजन प्लस में मॉक। ठीक है, प्रीवियस ईयर दीजिएगा मार्क। ठीक है, बस प्रीवियस ईयर दीजिएगा। जिस पैटर्न में पहले एग्ज़ाम टीसीएस ने पूछा है उसी पैटर्न पे अभी भी एग्ज़ाम पूछेगा। तो जितना भी 2024 का सेट है, जीएस तो मैं करवा रहा हूँ, और 2024 का जितना भी सेट है पूरा एकदम चार्ट डालिए एक महीना में। ठीक है, तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और इसके पाठशाला देखते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज। देखिए सामान्य ज्ञान का भाग 2, सामान्य ज्ञान। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जनजाति और कार्य मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध पे गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या दिया है? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, सही बात है। जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, सही बात है। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। हाँ, वही 255 ईसा पूर्व, मतलब हो गया 2500 वर्ष पहले हुआ था, मतलब ये सही है। गौतम बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित है जिसे शाक्यगढ़ कहते थे, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। ठीक है, सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ, तो इसमें भरना है, कुछ निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिनका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। तो ऐसा एक ही है, क्या? फंडामेंटल राइट। ठीक है, अपना मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कमेंट में बताइए मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है। ठीक है, किस भाग में है, भाग बताइए, और किस आर्टिकल में है। ठीक है, और डीपीएसपी। देखिए अब एग्ज़ाम में आप फंडामेंटल राइट और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है, डीपीएसपी को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए पुटअप किया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता आपको पता होगा 1931 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 1931 में भी हुआ था। ठीक है, गांधी अपना महात्मा गांधी और उसमें लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1931 में, 1931 में गांधी समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। मूलहरास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूलहरास कहा जाता है। देखिए डिप्रिसिएशन आप समझते हैं क्या होता है? मूलहरास इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है।
ज़्यादा इकोनॉमिक्स तो मैं नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूँ। ठीक है, मूल्यह्रास जैसे आप कोई अभी बाइक खरीद के लेके आए, ठीक है, अभी कोई आपने 4 व्हीलर खरीद के लेके आया, ठीक है। अब मान लीजिए 5 लाख का 4 व्हीलर आपको मिला, बहुत सस्ता मिल गया 5 लाख का। शोरूम से तुरंत निकाल के लेके आएंगे और आके अपने घर पे अगर 5 लाख को ही बेचेंगे ना तो कोई नहीं खरीदेगा, बोलेगा कुछ कम करिए। तो मान लीजिए उसको अगर 4 लाख को बेचेंगे ना तो वही जो इसके मूल्य में घिसावट या कमी आई 1 लाख की, उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। ठीक है, तो पहले का तो क्या है, सही है। दूसरा क्या है कि मूल्यह्रास में अप्रत्याशित और अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अचानक और विनाश और शामिल को नहीं किया जाता है मूल्यह्रास में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। तो कमला हैरिस नहीं, ये तो अमेरिका की। अक्षता, ऋषि सुनक ये भी नहीं, सुएला ब्रेवरमैन ने, ये है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, मैसूर दशहरा। देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। मैसूर दशहरा भारत के राज्य का नाम पूछा है में एक भव्य उत्सव जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। देखिए किसकी राजधानी है मैसूर, कर्नाटक की, बस कर्नाटक की राजधानी है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर दशहरा लिखा ही है कर्नाटक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर। देखिए इससे पहले जो मैं सेट करवाया था उसमें पूछा था क्या, महिला साक्षर दर। ठीक है, फीमेल का पूछ दिया था, किस राज्य में फीमेल महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो उसका ऑप्शन भी केरल सही था। ठीक है, केरल सही था। इसमें इस बार पूछ दिया क्या, पुरुष साक्षरता दर। तो अब के एग्ज़ाम में देखिए जनसंख्या से, सेंसस से आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, सेंसस से आपको एग्ज़ाम पुटअप कर रहा है, तो सेंसस जो 2011 की जनगणना हुई है उसको आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, तो पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक किस में है, तो एक केरल हो जाएगा। केरल में ओवरऑल राज्य में देखा जाए तो सबसे अधिक साक्षरता दर है। ठीक है, केरल में, और इंडिविजुअली मेल और फीमेल का, ठीक है, फीमेल और प्लस मेल में भी पूछा जाए तो केरल ही आगे है। समझ में आया क्वेश्चन। तो अगर एग्जाम में पूछता है महिला साक्षरता दर किस राज्य में सबसे ज़्यादा है तो केरल, यदि पूछ दिया पुरुष साक्षरता दर किस में सबसे ज़्यादा है तो केरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, अगस्त 2023 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था। शरद अरविंद बोबड़े, रंजन गोगोई, एन.वी. रमना या यू.ई. ललित को। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एन.वी. रमना को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की थी। ठीक, तो इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, गोवा में हुआ था, गोवा के 5 शहरों में हुआ था इसका। ठीक है, गोवा में हुआ था तो गोवा के 5 शहरों में इसके मेज़बानी किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, भारत के कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। देखिए अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए तो, आ रहा है, नहीं आएगा ना, 8 नहीं, 6 नहीं, 4 ना ना 2, इसका सही जवाब है क्या हो जाएगा 2। और कौन कौन सा देश होगा, तो एक है बीडी हो जाएगा, सॉरी बीडी नहीं, एक श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका, और दूसरा क्या हो जाएगा मालदीव। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव। मतलब ये ऐसे पूछ रहा है ना कि समुद्री कौन साझा करता है, ये हो गया इंडिया अपना, और यहाँ पर हो गया मान लीजिए श्रीलंका,
तो यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, तो ये दोनों क्या हुआ, समुद्र क्या हुआ, साझा किए ना, ये हो गया। और मालदीव इधर कहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक समुद्र साझा किया, तो श्रीलंका और मालदीव इसका दो सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हरित क्रांति किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन ने स्टार्ट किया था इसको, एम.एस. स्वामीनाथन ने। अब कब किया था कमेंट करिए, नहीं हम ही बता देते हैं, 1967 और 68 में। हरित क्रांति चावल और गेहूँ अनाज की निर्भरता को कम करने के लिए एम.एस. स्वामीनाथन ने इसका आगाज किया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? अरे देखिए सेकंड शिफ्ट का जो मैंने कल करवाया था ना, इसमें भी एक क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था, यानी क्वेश्चन भी रिपीट कर रहा है का। इसका माप किस में मापा जाता है, डेसिबल में, ठीक है। कब कितने होती है, 60 डेसिबल होती है। कहीं कि इसका 80 भी दिया है, 80 डेसिबल, ठीक है। इससे ऊपर की ध्वनि हम लोग को क्या करेंगे, ध्वनि प्रदूषण कहेंगे, ठीक है। और अपना कान भी बहरा कर लेंगे, ठीक है। 60 डेसिबल है, कहीं कहीं इसका 80 भी दिया है। अगर ऑप्शन में 60 नहीं मिलेगा तो 80 पे मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, 34, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर है तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। देखिए जब बराबर हो जाते हैं तो इसका सही ऑप्शन होगा दो अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तब ये अगला खिलाड़ी जीत पाएगा। देखिए 35 क्वेश्चन भी मैंने कल वाले शिफ्ट में कराया था, तो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट किया था। लिएंडर पेस मैंने बताया था, यल से लिएंडर, ल से लाल टेनिस, ठीक है। देखिए ल से लिएंडर, पेस का संबंध किससे है, तो ल से लिएंडर, ल से लाल टेनिस, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था लिएंडर पेस कहाँ का था, तो कोलकाता का था, ठीक है, कोलकाता का। चलिए 36 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुंदेलखंड क्षेत्र एक जीवंत नृत्य शैली है, जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य व काव्यांत्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो क्या उसमें कौन सा, गणगौर बुंदेलखंड या स्वांग या मटकी या राय? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वांग, ठीक है। आइए 37 क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, म्यूजिक जर्मनी में, नई दिल्ली भारत में, काहिरा मिस्र में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। मिस्र की राजधानी क्या है, कैपिटल है काहिरा, कैपिटल ऑफ मिस्र। मिस्र का पिरामिड देखें पिक्चर, कितनी मम्मी बनाए जाते थे, ठीक है। ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा टीला करके पूरा एकदम मम्मियों का टीला बनाया जाता, वही है मिस्र। अपना नहीं है फॉरेन में मिस्र, ठीक है। वही नील नदी, जो नील नदी जानते हैं ना, नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नील नदी मिस्र में ही पाई जाती है। चलिए 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश के 5 ITI स्थापित किए थे? तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना? तो इसमें पहली पंचवर्षीय योजना में ही, पहली पंचवर्षीय कब लागू की गई? तो 1951 में। पंचवर्षीय योजना पढ़ के भी जाइएगा। पंचवर्षीय योजना मैंने 3 सेट करवाया, तीनों से क्वेश्चन थे। एक जनसंख्या पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, जनसंख्या 2011 की पढ़ लीजिएगा, और ये पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भारत 13 पंचवर्षीय योजना है, सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 और 40, ठीक है। तो क्या है 39, उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य से है? देखिए इससे भी एक क्वेश्चन हमेशा एसएससी पुटअप करती है, कौन सा घराना है, किस वाद्य यंत्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 39 का देखिए, उस्ताद बिंदा खान का किससे संबंध है? तबला, बांसुरी, शहनाई, सारंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, सारंगी से संबंधित है, ठीक है। आइए क्वेश्चन और लास्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को
यहाँ पे फिलअप करना है का अतिरिक्त कार्यकाल। देखिए जब भी अतिरिक्त कार्यकाल दिया जाता है ना 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है मैक्सिमम केस में, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। तो इसका देखिए 4 ये तो होगा नहीं, 3 ये भी नहीं, 1 या 2 वर्ष में होगा, इसी में आप मारिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट ऑफ केसेस में 1 ही वर्ष का कार्यकाल बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए ये पूरा 40 सेट मैंने करवा दिया। एक किस शिफ्ट का था? 3rd शिफ्ट का। ठीक है, 20 फरवरी 2024 का 3rd शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसी तरह आप लोग, आज हमारा बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए छोटी छोटी खुशी उसके लिए बहुत होती है। आज हमारे पूरे कंप्लीट 400 सब्सक्राइबर हो गए। इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रहिए। ठीक है, और बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना नाम रोशन करते रहिए, और हमको बस ऐसे ही देखते रहिए एस के पाठशाला। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, और स्माइल कर दीजिए।